हम पढ़ रहे हैं जनवरी 21 का करंट अफेयर्स। लेकिन जनवरी 21 से करंट अफेयर्स में G7 के बारे में ये बताया गया था कि इसकी बैठक होगी, और कब होगी? जून में। कहाँ होगी? यूके में। तो अब हम जनवरी वाली भी अपडेट पढ़ लेंगे, जून में क्या हुआ यही पढ़ लेंगे, है ना। मतलब हम G7 से जुड़ी हुई सारी बातें पढ़ लेंगे, कब से पैदा हुआ और आज क्या है इसकी स्थिति, है ना। G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7, मतलब 7 देश है। तो 7 क्या है इसमें? कंट्रीज है। ठीक। अच्छा, क्या ये हमेशा से G7 था? नहीं, शुरुआत में ये G7 था। शुरुआत में इसमें G7 था, और इसमें कौन कौन से देश थे पहले? फ्रांस था, जर्मनी था, इटली था, जापान था, यूके था, यूएस था, और रशिया था। जब ये बना तब ये G7 था, 7 कंट्री थी। बाद में इसमें कनाडा ऐड हो गया। बाद में इसमें कनाडा ऐड हो गया। तो G7 से क्या बना? G8 बना। और फिर इससे रशिया बाहर निकल गया। रशिया बाहर निकल गया 2014 में। निकल के क्या, उसको निकाल दिया गया। तो फिर से क्या बन गया? G7 बन गया। ठीक है। अब सवाल ये है कि ये कब बना और क्यों बना? कब बना और क्यों बना? G7 बना है 1973 में। ठीक है। क्या इससे कहीं हेडक्वार्टर होते हैं? नहीं होते। क्या इसका कहीं सेक्रेटरीट है? नहीं होता। क्या इसके लिए कोई अलग से कोई बिल्डिंग ऑफिस है? नहीं होता। ठीक। लेकिन 1973 में क्यों बना? ऐसा क्या हुआ था उस समय? तो 1973 में ऑयल क्राइसिस हुआ था। ऑयल क्राइसिस। ऑयल मतलब कौन सा ऑयल? कच्चा तेल, यानी क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से ही हम पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन सब बना लेते हैं। क्या हुआ था? क्यों क्राइसिस हुए थे? ऑयल क्राइसिस। और ऑयल की जब भी बात आए तो दिमाग घूमना चाहिए कि हाँ भाई ये अफ्रीका की बात, सॉरी, ये जो आपके गल्फ नेशन है यहाँ की बात हो रही। ठीक है। तो इसके लिए हम चलते हैं थोड़ा मैप की ओर। सभी को मैप विजिबल है ना? सभी को मैप दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो मैं कह रहा हूँ कि 1973 में हुआ था ऑयल क्राइसिस। तो पहले हुआ ऑयल क्राइसिस, उसके बाद पैदा हुआ G7। तो क्या हुआ? ये जो बेल्ट दिख रही है आपको, ये वाली जो बेल्ट है, इसमें सऊदी अरेबिया है, ये सब लोग देश है, और भी बहुत सारे लोग। अमूमन ये लोग क्या करते हैं? इनके पास कच्चा तेल का भंडार है तो और भी जगह, लेकिन इनके पास मेन भंडार है। और ये लोग दुनिया भर को कच्चा तेल या क्रूड ऑयल देते हैं। और ये क्रूड ऑयल को वो देश अपने देश में ले जाके, जैसे भारत कच्चा तेल खरीदता है और हमारे पास जो रिफाइनरी है वहां पे हम उसको रिफाइन करते हैं या उनका तेल शोधन करते हैं। पेट्रोल अलग करते हैं, डीजल अलग करते हैं, गैसोलीन अलग करते हैं, और उसके बाद कोल टार अलग करते हैं। बहुत सारी चीज बनती है। मोर देन 250 से अधिक चीजें निकलती है उससे, कच्चे तेल से। तो ये सब कच्चा तेल निकाल दे रहे थे, दुनिया भर को बेच रहे थे, पैसा पा रहे थे। आज भी लगभग ऐसा ही सिनेरियो है। अच्छा, इसी बीच में क्या हुआ? इसी बीच में क्या हुआ? ये एक देश है जिसका नाम है इसराइल। ये एक देश है ऐसा, ट्रायंगल शेप का, इसका नाम है इसराइल। और इसराइल ज्यूइश कंट्री, यहाँ पे ज्यूज लोग रहते हैं, और बाकी चारों ओर देखो इस्लाम लोग रहते हैं, यानी मुस्लिम लोग रहते हैं, मोमडन रहते हैं। 1973 में क्या हुआ? वैसे इसराइल के बारे में आपको लगभग पता होगा, 1948 में देश बना है, और 1948 में भी इसको युद्ध लड़ना पड़ा आसपास के देशों से। उसके बाद 1967 में युद्ध लड़ा ये। और उसके बाद देखिए 1948 में एक बार युद्ध लड़ा, अरब इसराइल वॉर कहते हैं, मतलब चारों इसराइल एक तरफ, बाकी देश एक तरफ थे।
फिर 1967 में युद्ध लड़ा, ये 6 दिन चला था युद्ध, इसमें भी इजराइल जीता, हर युद्ध में इजराइल जीता है। फिर 1973 में एक युद्ध हुआ, इस युद्ध को कहते हैं योम किपोम वॉर। योम किपोम वॉर। योम किपोम क्या था, जिस तरह हिंदू धर्म में दीपावली होती है, दशहरा होता है, एक धर्म मतलब त्योहार है, उस तरह ईसाइयों का एक त्योहार है योम किपोम। तो 1973 में जिस दिन योम किपोम त्योहार पड़ा था, उस दिन आसपास के जो देश थे, मुस्लिम देश, उन्होंने इसराइल पे अटैक कर दिया। और जब इसराइल पे अटैक कर दिया तो इसराइल ने इनको हरा दिया। और जब इनको हरा दिया तो ये जो अरब कंट्रीज थे, ये गुस्से में, भाई इसराइल से तो हार के, इसराइल ने बहुत बड़ा जमीन भी इनका कब्जा कर लिया। ये जो एरिया दिख रहा है इसे सिनाई पेनिनसुला कहते हैं, ये एरिया भी इजिप्ट का था, इसको हड़प लिया। बहुत सारा गोलन हाइट्स हड़प लिया उधर सीरिया से, ठीक है, बहुत कुछ ले लिया, इसे हड़प लिया। जब इस युद्ध में हारे, योम किपोम वॉर में, जो अरब कंट्रीज हार गए थे इसराइल से, तो वो गुस्से में उन्होंने क्या किया, ऑयल ऑयल ये बेच रहे थे, तो उन्होंने ऑयल की जो प्राइस थी ना, उसको कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया। ऑयल की प्राइस को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया। जैसे भाई मान लो मैं एक व्यापारी हूँ, मेरे पास दाल या चावल है, अब मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने बोला भाई आज से दाल 1000 रुपए किलो बिकेगी, और पूरे शहर में दाल मैं ही बेचता हूँ, तो खाना है तो 1000 रुपए किलो लो, नहीं तो मत खाओ। अब दुनिया भर में कच्चा तेल यही लोग बेच रहे थे मोटे तौर पे। शिवानी, कौन सा एरिया किसके अंडर आता है, क्या पूछ रही हैं आप? कौन सा एरिया शिवानी? तो इन्होंने गुस्से में ऑयल की कीमतों को बढ़ा दिया। ऑयल के उस समय सबसे बड़े जो खरीदार थे वो थे यूरोपियन कंट्रीज, यानी बड़े बड़े देश, और अमेरिका बहुत बड़े खरीदार थे, उनके यहाँ तो ऑयल बहुत तेजी से महंगा हो गया। जैसे मान लीजिए आज 100 रुपए पेट्रोल मिल रहा है, हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, ले रहे हैं, अचानक 400 रुपए पेट्रोल मिलने लग जाए या 1000 रुपए मिलने लग जाए, तो जनता तो पगला जाएगी ना। ऐसा ही उस समय हुआ, ऑयल की प्राइसेस बहुत तेजी से इन लोगों ने बढ़ा दी, इन कंट्रीज ने। तो जब बढ़ा दी, तो ये जो बड़े देश थे, विकसित देश थे, जो ऑयल खरीद रहे थे, उनको लगा यार ऐसे तो ये मनमानी करते रहेंगे ये अरब नेशंस, हमें कुछ लगाम रखनी पड़ेगी। और हम लगाम कब रखेंगे? अगर एक देश ब्रिटेन फोन करे सऊदी अरब को, भाई ऑयल का दाम कम करो, या फ्रांस फोन करे, तो अकेले अकेले करेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो उन्होंने बोला एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए हमें। ये जो एरिया, इसे कहते हैं सिनाई पेनिनसुला, और ये आता है अफ्रीका में, ठीक है, ये इजिप्ट का एरिया है, आज भी इजिप्ट का एरिया सिनाई पेनिनसुला। तो इन्होंने बोला यार अकेले बात करने से अच्छा नहीं होगा, हम लोग ग्रुप बनाते हैं, दुनिया की उस समय की जो विकसित कंट्रीज थी, उन लोगों ने ग्रुप बनाया, उसको कहा गया G7। तो G7 इस तरह पैदा हुआ। G7 को पैदा होने का मेन रीजन क्या था? ऑयल क्राइसिस। कब की ऑयल क्राइसिस? 1973 की। ऑयल क्राइसिस क्यों हुई? ये जो अरब नेशंस थे वो इसराइल से हार गए थे। कौन सा युद्ध हार गए थे? योम किपुम वॉर। योम किपुम वॉर कब हुआ था? 1973 में। योम किपुम क्या है? ज्यू यानी यहूदियों का एक धार्मिक एक त्योहार है योम किपुम। त्योहार के दिन ही अटैक किया था, उसी दिन इन्होंने रिटेलिएट किया और जीते भी। इसराइल पे बहुत अटैक हुए हैं, लेकिन इसराइल हर बार हराता है। और ये दुनिया के जितने मिलिट्री एक्सपर्ट है उनके लिए गुत्थी है कि ये छोटा सा पिद्दा सा देश एक साथ कई कई देशों के आर्मी को हराता कैसे है। सारे शक्तिमान यहाँ ही कैसे आ गए? खैर, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि G7 के क्यों पैदा हुआ? रिप्लाई कर दीजिए। बढ़िया। अब इसका मतलब 1973 से G7 बन गया, और G7 में दुनिया की टॉप इकोनॉमीज आती है। 1973 से बन गया, और हर साल इनकी बैठक होती है, हर साल। 2021 में भी हो रही, हर साल इनकी बैठक हो रही। लेकिन 2014 में क्या हुआ था? रशिया ने, ये जो जमीन दिख रही है आपको, ये यूक्रेन की जमीन है, इसका नाम है क्रीमिया, इसे कहते हैं क्रीमिया।
रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था या हथिया लिया था। हथिया लिया मतलब यूक्रेन की जमीन को रशिया ने अपनी आर्मी भेज के अपनी आर्मी यहाँ लगा दी और बोला ये आज से मेरी जमीन। 2014 में रशिया ने ये काम किया था, किसी दूसरे अपने पड़ोसी मुल्क की जमीन को हथिया लिया, इसको अनेक्स किया था क्रीमिया को। तो भाई G7 G8 कंट्रीज थी उस समय, उन्होंने बोला यार ऐसा नहीं चलेगा यार, हम दुनिया भर में डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम दुनिया भर में बात करते हैं कि सिक्योरिटी रहे, पीस रहे, और आप यहाँ तो हड़पा हड़पी कर रहे हैं, अपने पड़ोसी की जमीन हड़प रहे हैं। तो रशिया को एक्सपेल कर दिया गया कि नहीं भैया रशिया नहीं होगा। 2014 से G8 बन गया G7। अब सवाल है कि रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स क्यों किया था? आज भी क्रीमिया रशिया के अंडर में है। देखिए ये है काला सागर, और ये जो है, ये जो एरिया है रशिया का यहाँ के, ये जो एरिया है ये रशिया के अंडर में आता है, यानी रशिया की नेवी यहाँ पे या वहां पे उसके पास बंदरगाह है। अब क्या, लेकिन ये जो पूरा है ये क्या है, क्लोज्ड एरिया है, क्लोज्ड। अब रशिया को एक्सेस चाहिए था भैया। अब हमने देखा है कि रशिया दुनिया का इतना बड़ा देश है, फिर भी उसका वार्म पोर्ट नहीं है, गर्म बंदरगाह नहीं है। उसके पोर्ट जो होते हैं वो 12 महीने पानी नहीं रहता, कभी कभी बर्फ बन जाता है, तो उसको चाहिए था एक्सेस। उसने बोला कि यार अगर मुझे क्रीमिया मिल जाए तो मैं सीधे ब्लैक सी में अपने जहाज उतार सकता हूँ, और ब्लैक सी से मैं इस्तांबुल होते हुए किस में आ जाऊंगा, मेडिटेरियन सी में। और मेडिटेरियन सी में आ जाऊंगा तो चाहे तो मैं प्रशांत महासागर चला जाऊं, या तो मैं ये स्वेज नहर होते हुए रेड सी से नीचे निकल जाऊं। मतलब उसे ब्लैक सी चाहिए था, काला सागर, और काले सागर के चक्कर में उसने क्रीमिया को एक्स कर लिया। अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूँ, क्योंकि मुझे ये मैप को जूम करना है, नहीं तो मैप जूम नहीं होगा, तो देखता हूँ शायद हो जाए तो। मैं इरेज ही कर देता हूँ इसको। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट है, उसका नाम है कर्च स्ट्रेट, कर्च। इसे कहते हैं सी ऑफ अजूब, अजू सी ऑफ अजूब कहते हैं, इसमें दिखा नहीं रहा सी ऑफ अजूब। तो सी ऑफ अजूब से कर्च स्ट्रेट होते हुए हम कहाँ आ सकते हैं, ब्लैक सी आ सकते हैं, और ब्लैक सी से ब्लैक सी से इस्तांबुल होते हुए हम यहाँ से निकलते हुए यहाँ से आ सकते हैं किसने, भूमध्य सागर में। तो उसको चाहिए था एक्सेस, रशिया को चाहिए था एक्सेस कि भैया मुझे, मैं किसी भी तरह ब्लैक सी में पहुंच जाऊं, इसलिए उसने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया। तो पहले ये G7 था, कनाडा जुड़ा तो G8 हुआ, और उसके बाद 2014 में रशिया को फिर से एक्सपेल कर दिया, तो क्या बन गया, फिर से G7 बन गया। ठीक है, तो अब आपने देखा G7 बना कैसे है, G7 में कौन कौन से कंट्री आते हैं आपने ये देख लिया। अच्छा, कभी ये मन में सवाल आता है कि भारत क्या G7 का मेंबर बन सकता है क्या? क्या भारत या चाइना G7 के मेंबर्स बन सकते हैं क्या, सदस्य बन सकते हैं क्या? तो नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। ऐसा क्यों? हम भेदभाव नहीं कर रहे, असल में ये जो कंट्रीज हैं इनमें घुसने के लिए एक निश्चित शर्त है। वो शर्त क्या है, उसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम की शर्त है, पर कैपिटा इनकम की शर्त है। इसे हम हिंदी में कह सकते हैं प्रति व्यक्ति आय। फॉर एग्जाम्पल, दो परिवार है, ए परिवार और बी परिवार, दोनों 100 रुपए रोज का कमाते हैं। इस परिवार में 2 सदस्य, इस परिवार में 10 सदस्य, तो यहाँ प्रति सदस्य को 50 रुपए आता है, और यहाँ प्रति सदस्य को 10 रुपए आता है। तो ये इस परिवार की प्रति व्यक्ति आय 50 है, इस परिवार की प्रति व्यक्ति आय 10 है, क्योंकि यहाँ सदस्य कम है तो पैसा बराबर ज्यादा मिला, यहाँ सदस्य ज्यादा तो यहाँ पैसा कम मिला। भारत और चाइना के साथ दिक्कत क्या है, हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, हम कितना भी कमा ले हमारी प्रति व्यक्ति आय कम ही रहेगी, प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि हमारे पास आबादी ज्यादा है। और इन देशों की आप बात करो, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस, इनकी आबादी कम है। इनमें भी सबसे बड़ी आबादी लेके रखा है अमेरिका, वो भी 38 करोड़, हम उससे 4 गुना ज्यादा है।
तो जब इनकी आबादी कम है और इनके पास पैसा ही बहुत है, हमसे बड़ी ये इकोनॉमी है, ये पैसा ज्यादा है, जैसे मान लो ये कमा 100 रुपए रहे हैं, घर में 2 ही लोग हैं, तो हर बच्चे को 50-50 रुपए मिल रहा है, तो इनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ही ज्यादा हाई है, बहुत हाई है, इसलिए G7 के ये मेंबर्स हैं। और G7 में अगर आपको जाना है तो इनके हिसाब से प्रति व्यक्ति जो आय है वो $7,000 होनी चाहिए, $7,000, $7,000, मतलब मोटे तौर पे 4,20,000 रुपए ये मिनिमम है, और मैक्सिमम $14,000 तक जाता है, मतलब साल की कमाई कितनी, 8,40,000 रुपए। अगर भारत का हर व्यक्ति 8,40,000 रुपए महीना का साल का कमाए तभी वो इसमें घुस सकता है, तो ये तो इम्पॉसिबल है। हमारे पास इतनी आबादी है, हमारे देश की मेरे ख्याल से अभी आप लोग देखना शायद, लेकिन जितना मुझे याद है $2,200 है मेरे पास, $2,200 प्रति पर कैपिटा इनकम है भारत की, 2,200, और हमें तो जाना है 8,400 तक, तो हम तो कभी इसके मेंबर बन ही नहीं सकते, चाइना भी नहीं बन सकता, चाइना के पास बड़े बहुत पैसा है लेकिन आबादी बहुत ज्यादा है, तो सारा खेल है पर कैपिटा इनकम है। जिन देशों के पास आबादी कम है वो देश हो सकता है कभी G7 के मेंबर बन जाए, लेकिन भारत G20 का मेंबर जरूर है। G20 मतलब इसमें 20 देश आते हैं, 19 देश आते हैं और एक मेरे ख्याल से यूरोपियन यूनियन आता है, इसमें भारत मेंबर है। इसमें कोई ऐसी शर्त नहीं कि प्रति व्यक्ति आय इतनी होनी चाहिए, लेकिन G7 के लिए तो भैया प्रति व्यक्ति आय का पैमाना है, इसलिए भले चाइना के बारे में कहा जा रहा है कि 3-4 साल में अमेरिका को बीट कर देगा, सबसे अमीर देश हो जाएगा, लेकिन वहां के प्रति व्यक्ति आय अमेरिका से बहुत कम रहेगी क्योंकि आबादी ज्यादा है। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? सर हाँ पूछिए। सर वो यूरोपियन यूनियन में तो 27 मेंबर्स है ना, जी तो आपने बोला ना अभी कि G20 में यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स है, तो सारे थोड़ी ना होंगे। यूरोपियन यूनियन जब भी आता है ना एक एक के रूप में आता है, एक एंटिटी के रूप में आता है, जैसे अफ्रीकन यूनियन जब भी आएगा तो एक एंटिटी के रूप में आएगा। यूरोपियन यूनियन मतलब 1, इसका वोट 1 रहेगा, भले इसमें कितने ही मेंबर हो। ठीक है, क्लियर हुई बात? यस सर, यस सर। अब सवाल ये कि G7 की जो बैठक है, ये जो बैठक है ये कहाँ, ये कौन होस्ट कर रहा है? यूके होस्ट कर रहा है 2021 वाली। तो सवाल है कि 2022 में कौन होस्ट करेगा? 2022 में कहाँ हमें बैठक मिलेगी? तो जर्मनी में मिलेगी। ठीक है, क्या भारत इसका मेंबर है? नहीं है, लेकिन ये जो G7 की बैठक अभी हुई है यूके में हुई है, जून में ही हुई है, इसमें 4 लोगों को गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, 4 नेशंस को गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। कौन कौन? एक तो आपका देश भारत, एक है ऑस्ट्रेलिया, और 2 और जो देश है उनके नाम के आगे लिखा है लगा है साउथ। तो एक हो गया साउथ कोरिया और अगला हो गया साउथ अफ्रीका। ये 4 देश जो हैं एज अ गेस्ट इस मीटिंग में भाग लिए थे, तो भारत को ऐसा गेस्ट बुलाया गया था G7 की बैठक में। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं ये फिजिकली नहीं गए थे, ये ऑनलाइन जुड़े थे इसमें, है ना। ये ध्यान रखिए कि 4 गेस्ट हैं, और हमें इसके पहले भी कई बार गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। 2019 वाली भी की बैठक में भी भारत ने पार्टिसिपेट किया था, तब फ्रांस ने इसको होस्ट किया था, इस बार यूके होस्ट कर रहा है, अगले साल जर्मनी होस्ट करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को, है ना। अच्छा, अब बात ये कर लेते हैं कि इस बार की जो बैठक हुई है वो यूके में कहाँ पे हुई है? इस बार G7 की 47th बैठक थी, मतलब 47वीं बैठक थी। आप अगर हिसाब लगाएंगे तो 1973 से 47वीं बार ही मिल रहे हैं यहाँ पे। इस बार ये मिले हैं कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम के जो शहर है उसका नाम क्या है? शहर का नाम है कॉर्नवॉल। शहर का नाम है कॉर्नवॉल, और कॉर्नवॉल शहर में एक पूरा रिजॉर्ट बुक किया गया था। एक पूरा रिजॉर्ट बुक किया गया था। वो रिजॉर्ट जिस समंदर के किनारे था उसका नाम था कार्बिस बे। कार्बिस बे, है ना, लेकिन शहर का नाम है कॉर्नवॉल, और इसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया था। और इसमें कुछ बातें निकल के आई हैं, उनको हम देख लेते हैं क्या बातें निकल के आई है ना, ये अब इम्पोर्टेंट है। पहली बात, भारत ने बोला कि हमें वन हेल्थ अप्रोच रखनी पड़ेगी। वन हेल्थ अप्रोच,
ये भारत ने कहा कि भैया ऐसा नहीं कि अमेरिका अपने आप देश को वैक्सीन लगवा दे और अफ्रीका को छोड़ दे, हमें पूरी दुनिया को एक मानना पड़ेगा और पूरी दुनिया की सेहत को एक मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी देश में बच जाएगा बिना वैक्सीनेशन के तो वहां से कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आ सकता है। तो वन हेल्थ अप्रोच की बात भारत ने कही। दूसरा, भारत ने ये कहा कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। और ये जो बड़े देश हैं, G7 बड़ी कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं, इनमें से कोई भी कंट्री अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहा है। असल में क्या है, जैसा कि हमने देखा पिछली क्लास में, आर्कटिक पिघल रहा है, तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। इतना ज्यादा तापमान बढ़ रहा है, बर्फ पिघलने लग गई है, ठंड के मौसम में ठंडी नहीं पड़ रही है, गर्मी के मौसम में गर्मी जा नहीं रही है, बारिश के मौसम में बारिश आ नहीं रही है, बड़ी दिक्कत है। ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए एक पेरिस समझौता हुआ था, इसके बारे में कहीं बात करेंगे बाद में। पेरिस समिट हुई थी और पेरिस समिट में ये बोला गया था कि हमें दुनिया का जो वैश्विक तापमान है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है। दुनिया का वैश्विक तापमान जो बढ़ रहा है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने नहीं देना है। और ये कब से है? जब से औद्योगिकरण शुरू हुआ है, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ है, तब से लेकर आज तक हमें दुनिया का तापमान, ग्लोबल तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने नहीं देना है। अगर ये 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ गया तो हम जो तबाही होगी उसको रिवर्स नहीं करवा पाएंगे। ठीक है। और ये कंप्लाइंट हुआ था कि पेरिस समझौते में कि हमें 2 डिग्री तो मैक्सिमम है और कोशिश करना है कि अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस में रोक दे तो भी अच्छा होगा। और ये बताते हुए बड़ी गर्व की महसूस हो रहा है मुझे और सबको कि दुनिया में सिर्फ भारत ऐसा देश है, सॉरी दुनिया कह रहा हूं मैं, मतलब G7 की बैठक में भारत ही इकलौता ऐसा देश था जो कहा कि हम ये 2 डिग्री सेल्सियस वाला जो टारगेट है ना उसको कंप्लाई कर रहे हैं। मतलब हम अपने देश में ऐसे काम कर रहे हैं कि हमारे देश की वजह से 2 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो नहीं बढ़ेगा, हम उसको अरेस्ट कर रहे हैं, हम उसको रोक के रखें। और भारत ने बाकी देशों से भी विनती की कि जो पेरिस समझौते में आप लोगों ने अपने टारगेट सेट किए थे उसको लागू करो, क्योंकि ट्रंप ने तो पेरिस समझौते से ही बाहर निकल गया, तो उसको देखा कि कनाडा बाहर निकल गया, उसका देखा कि इजराइल बाहर निकल गया, फिर ऑस्ट्रेलिया बाहर निकल गया, और दुनिया का सबसे ज्यादा जो जिसे कार्बन एमिशन है वो यूएसए ही कर रहा है। एक आम अमेरिकी एक आम भारतीय से 5 गुना ज्यादा कार्बन एमिशन करता है। ऐसा नहीं कि नाक से निकालता है ज्यादा CO2, वो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है, उतने ज्यादा अप्लायंसेस यूज कर रहा है, जिसकी वजह से CO2 या ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो एमिट हो रही है। तो भारत ने दुनिया भर को बोला कि यार अपने उस जो आपका कमिटमेंट है उस पर ध्यान दो, ये भारत ने कहा। तीसरा, भारत ने बोला कि भैया टेररिज्म को लेकर कुछ करो यार, दुनिया भर में आतंकवाद फैल रहा है और हम भी इसके बड़े भुक्तभोगी हैं। तो बाकी देशों ने बोला हाँ हम इस पर कुछ करेंगे। चौथा, भारत ने बोला कि भाई जो बड़े देश हैं जिन्होंने वैक्सीन बनाई है, तो वैक्सीन का पेटेंट उनके पास है, मतलब वैक्सीन किसको बेचनी है, कितने में बेचनी है, वैक्सीन का कितना प्रोडक्शन करना है, वो उस कंपनी के पास है जिसने वैक्सीन बनाई है। और ये जो वैक्सीन बनी है मोस्टली जो अमीर देश है, G7 कंट्रीज है, उन्हीं के देश से बन के आ रही है। यहाँ तक कि हम जो कोविशील्ड यूज कर रहे हैं वो भी ब्रिटेन की एक कंपनी है एस्ट्राजेनेका, उसकी है कोविशील्ड। तो भारत ने बोला ये जो वैक्सीन में पेटेंट है इसको छोड़ दिया जाए यार, इसका वेवर करो यार, और हमेशा के लिए मत करो, कुछ समय के लिए करो, क्योंकि अगर हम ये वैक्सीन का पेटेंट नहीं छोड़ेंगे ना कुछ समय के लिए तो दुनिया भर को वैक्सीन नहीं मिल पाएगी। और ये जो वन हेल्थ अप्रोच की बात है ये पूरी नहीं हो पाएगी। अगर दुनिया का कोई भी आदमी बिना वैक्सीन के रह गया ना तो कोरोना वायरस कभी जाने वाला नहीं है। ये भारत ने कहा, वैक्सीन वेवर की बात कही। ठीक है। उसके बाद भारत ने कहा कि भाई, पांचवा पॉइंट, उसके बाद भारत ने कहा कि चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है इसकी वजह से हमारे ये दुनिया भर के देशों को लोन दे रहा है, फिर उनको फंसा रहा है अपने जाल में, उसके बाद उनकी जमीन हड़प ले रहा है। हमने श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा, हम्बन टोटा हड़प लिया। हमने पाकिस्तान का एग्जाम्पल देखा, ग्वादर मोस्टली उसके अंडर में चला गया है, ग्वाडा बंदरगाह। हमने म्यांमार में देखा क्यों बंदरगाह वो डेवलप कर रहा है, और भी हमने बहुत कुछ देखे। तो बोला यार BRI को लेकर यार दुनिया भर में तो ये गुलामी की शुरुआत कर रहा है, धीमे धीमे उन देश को गुलाम बना लेगा, इकोनॉमिक गुलामी कर लेगा ये। तो इसने बोला, भारत ने बोला यार कुछ करना चाहिए। तो बाकी देशों ने बोला यार कि हम BRI को काउंटर करने के लिए BRI के सामने एक फंड बनाएंगे जिसका नाम रहेगा ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर
फंड। ये भारत ने बोला यार बीआरआई के लिए कुछ करो यार। भाई सिंपल सी बात है, गरीब तो सब है। अगर एक ही बैंक रहेगा मार्केट में तो सब उसी के पास लोन लेने जाएंगे, वो जितनी जितनी कीमत में लोन देगा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर दूसरा बैंक आ जाए, अच्छा बैंक, वो लोन की कीमत कम रखे तो लोग उससे भी लोन ले। तो भैया ये ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने की बात की गई है और इसमें कितना पैसा डाला जा रहा है? 40 ट्रिलियन। कितना पैसा डाला जा रहा है? 40 ट्रिलियन डॉलर। इतने पैसे का एक फंड बनाया जा रहा है, 40 ट्रिलियन डॉलर का। और इस फंड से भी हम जो नीडी देश हैं, जो जिनको जरूरत है, उनके देश में विकास के लिए ये G7 कंट्रीज फंड पैसा देंगी और अच्छी दरों पे देंगी। चाइना जैसे नहीं कि सूदखोर वाली, साहूकार वाली रणनीति पे चलेगा कि भाई एक बार लोन दे दो फिर धीमे धीमे उसका सब कुछ खरीद दो। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कितने रुपए का है? 40 ट्रिलियन डॉलर का। और ये किसको काउंटर करने के लिए बनाया गया है? बीआरआई। लेकिन क्या भारत ने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में शामिल हुआ? नहीं। भारत ने बोला हम सोचेंगे, क्योंकि भारत चाइना को नाराज नहीं कर सकता। हाँ, भारत उस बिल हमेशा फाड़ता है, अपना कुर्ता हमेशा फाड़ता है कि चाइना से दिक्कत है, पाकिस्तान से, लेकिन हम किसी उस चीज में नहीं घुसते जिससे चाइना ज्यादा बिफर जाए। तो ध्यान रखिए, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात आई। दूसरा, अगली बात, ये जो G7 आया, इसकी एक थीम है इस बार। इसकी थीम क्या है? बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, यानी BBBW। ये थीम है इसकी। इस थीम में क्या बोला गया है कि हम जो दुनिया के सबसे अमीर देश हैं, ये हमारा दायित्व है कि हम इस दुनिया को और अच्छी दुनिया बनाए, और अच्छी रहने वाली दुनिया बनाए। हम लोगों के पास पैसा पहुंचाएं, हम लोगों के पास डेवलपमेंट पहुंचाएं, हम लोगों के पास वैक्सीन पहुंचाएं। अच्छा हाँ, वैक्सीन से भी याद आया, तो भारत ने वन हेल्थ अप्रोच की जब बात की थी कि भैया सबको वैक्सीन देना है, तो G7 देशों ने बोला कि हम 2022 तक, कब तक? 2022 तक 100 करोड़ वैक्सीन गरीब देशों को मुफ्त में देंगे। कितनी वैक्सीन देंगे? 100 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में देंगे। तो भैया ये वैक्सीन खरीदेंगे कहाँ से? तो भारत से ये वैक्सीन खरीदी जाएगी और भारत को मिलेगा इसके लिए पैसा। तो पैसे में वैक्सीन खरीदेगा, भारत को मिलेगा पैसा, भारत देगा वैक्सीन G7 को, और G7 देश ये वैक्सीन 100 करोड़ वैक्सीन दुनिया के गरीब देशों में, खासकर अफ्रीका कंट्रीज को फ्री में देंगे। दुनिया की आबादी अभी 100 करोड़ नहीं, लेकिन फिर भी कुछ तो राहत आएगी। ये सारी बात हुई G7 की 47वीं बैठक में, जो कि यूनाइटेड किंगडम होस्ट कर रहा था। और किस शहर में होस्ट हुई है? कॉर्नवॉल में। और जो समंदर किनारा है जहाँ के ये देखिए सब खड़े हैं ना यहाँ पे, ये जिस समंदर के किनारे में खड़े हैं, इसका नाम है कार्बिस पे। तो MCQ में आ सकता है कार्बिस पे किस देश में है, क्योंकि भाई G7 की बैठक हुई है, सब यहाँ पे आए हैं। मतलब 7 देशों के नेता और 4 थे गेस्ट, मतलब आने थे टोटल 11, लेकिन आए हैं कितने? 10 यहाँ पे है। यूरोपियन यूनियन का जो अध्यक्ष है वो यहाँ पे रहता है बाय डिफॉल्ट, और यूरोपियन बैंक जो है उसके भी जो अध्यक्ष है वो भी यहाँ बाय डिफॉल्ट रहते ही है। तो ये सारी बातें जो अभी तक मैंने बताई, क्लियर हुई आप लोगों को G7 के बारे में? Yes, sir. तो देखिए, भारत एक इनवाइटी था, भारत एक गेस्ट था, और भारत फिजिकली भी नहीं गया यहाँ पे, फिर भी भारत ने कितनी बड़ी छाप छोड़ी यहाँ पे, और भारत की बात सबने सुनी और मानी भी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए, क्योंकि भारत के बहुत सारे जो सुझाव है ना वो माने गए, उसका रिजल्ट दिखा। भारत ने बोला वन हेल्थ अप्रोच अपनाओ, तो माना गया, हाँ 100 करोड़ वैक्सीन फ्री में देंगे। भारत ने बोला कि वैक्सीन वेवर पे काम किया जाए, तो बोला कि हाँ इस पे हम लिखवाते हैं। भारत ने बोला बीआरआई को रोकने के लिए कुछ करो, तो ये हुआ कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जाएगा जो कि 40 ट्रिलियन डॉलर का रहे। ठीक है, भारत ने बोला कि भाई 2 डिग्री सेल्सियस का जो वादा था उससे कम में रोकना है पेरिस समिट में, इसको मानो, तो सबने बोला हाँ मानेंगे। और भारत ने सीना ठोक के बोला कि मैं हूँ इकलौता जो अपने वादों को पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, इससे जुड़ा हुआ कभी करंट अफेयर्स आएगा पेरिस समिट को लेकर, क्लाइमेट चेंज को, तो विस्तार से उसको भी देखेंगे। ठीक है, ये सब दिखा देखिए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया जो है वो सब इसके क्या थे? मेंबर। अब यहाँ पे आपके एक बात और कि भैया इन सब के जो मुखिया हैं उनके नाम जान लो। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो हैं, वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं।
फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों हैं, ये राष्ट्रपति हैं। इस समय फ्रांस बड़ा ही करीबी दोस्त बन के भारत का उभरा हुआ है। अभी हाल ही में हमारे देश में जो कोवैक्सीन लोगों ने वैक्सीन लगवाई हुई थी, ये जब यूरोप घूमने जा रहे थे तो इनको वीजा नहीं मिल रहा था, ग्रीन वीजा नहीं मिल रहा था, ग्रीन वीजा, कि भैया आप वैक्सीन लगवाए हैं तो आप जाओ। तो भारत सरकार ने धमकी दी, फ्रांस ने भी उधर से जोर लगाया। अब कोवैक्सीन को परमिशन मिल गई कि जो कोवैक्सीन लगवाए हुए लोग हैं वो यूरोप में जा सकते हैं, ग्रीन वीजा उनको मिल जाएगा। तो इस समय फ्रांस हमारा काफी अच्छा दोस्त है। जर्मनी में ना प्राइम मिनिस्टर होता है ना प्रेसिडेंट होता है, वहाँ चांसलर का पद होता है। ये एंजेला मर्कल है, पिछले 10 साल से है। इटली के मारियो द्रागी हैं, अभी नए नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जापान की योशिहिदे सुगा हैं, और अभी शायद बात चल रही कि शिंजो आबे फिर से प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। यूके के जो है होस्ट किया था इसने बोरिस जॉनसन, इसके प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, यूएस के जो बिडेन प्रेसिडेंट है। और यूरोपियन यूनियन के मैंने बोला था कि ये लोग तो बैठेंगे ही, तो इनके जो प्रेसिडेंट है, कमीशन, यूरोपियन यूनियन की कमीशन भी है, काउंसिल भी है। तब इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, इस पर कभी करंट अफेयर्स आएगा तो इनका नाम देख लेना। उर्सुला वॉन देर लेयन, ये पहली ऐसी महिला बनी है यूरोपियन यूनियन के इतिहास में जो यूरोपियन यूनियन की कमीशन की क्या बनी है अध्यक्ष, ये महिला है। उर्सुला वॉन देर लेयन ये पहली महिला है इतिहास में जो यूरोपियन यूनियन कमीशन की अध्यक्ष बनी है। ठीक है, और अगर इसमें देखें तो ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन भाई साहब है, इंडिया के मोदी जी हैं लेकिन गए नहीं थे, साउथ कोरिया के मून जाइन हैं, और साउथ अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा है। इस टॉपिक को करंट अफेयर्स के लिए क्वेश्चन में कैसे फिट कर सकते हैं? आप फिट मत करो, मैं फिट करके दूंगा ना। मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछता हूँ ना अगले दिन, मैं फिट कर दूंगा इसको। जब क्वेश्चन आएगा तब आप उसको अटेम्प्ट करना, ठीक है? अभी तो जो समझा रहा हूँ वो सुनो बस, ठीक है? बाकी आप मुझ पे छोड़ दें, मैं मेहनत कर दूंगा आपके हिस्से की। ये सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है या मेंस के लिए? दोनों के लिए। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट कि G7 की बैठक कब हुई, G7 कब बना, योम किपुम वॉर कब है, क्योंकि ठीक है योम किपुम वॉर किस धर्म से संबंधित है, और रशिया को G7 से कब एक्सपेल किया गया, क्रीमिया किस देश का पार्ट पहले हुआ करता था। ये सब प्रीलिम्स के लिए हो गया फैक्ट, और मेंस के लिए हो गया कि भारत ने इस बार की G7 में अपने क्या इनपुट दिए 150 वर्ड में। तो आप बताएंगे भारत ने ये कहा, वन हेल्थ डिप्लोमेसी की बात की, वैक्सीन वेवर की बात की, पेटेंट वेवर की बात की, भारत ने कहा कि बीआरआई को काउंटर करना चाहिए। ये मेंस के लिए हो गया। इंटरव्यू के लिए हो जाएगा कि भैया भारत का क्या हित है G7 में, भारत क्या इतनी लंबी लंबी हाथता है G7 में जाके। भारत का हित ये है कि ये जो लोग दिख रहे हैं आपको, ये दुनिया के अमीर देशों के मुखिया हैं, और अगर इनके साथ हमारी दोस्ती रहेगी और इन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम इनके गेस्ट बने, तो ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारा दुश्मन चाइना है और चाइना यहाँ का मेंबर नहीं है। और चाइना हमको डराए धमकाए तो एक भी वो भी अपने दिमाग में ध्यान रखे कि हमारे साथ ये G7 के लोग खड़े हुए हैं। दूसरा, G7 के जो लोग हैं, ये लोग वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं। तो भारत को जब इंटरनेशनल लेवल पे कोई लोन लेना होता है तो इन लोगों की परमिशन लगती है। जब इंटरनेशनल लेवल पे हमें कोई ट्रेड करना होता है, हमें फ्रांस से ट्रेड करना है, इटली से करना है, जर्मनी से करना है, तो अगर इनके साथ हमारे अच्छे संबंध रहेंगे तो ट्रेड अच्छे से होगा। अभी जैसा मैंने बताया कि भाई हमारी कोवैक्सीन को ग्रीन वीजा नहीं मिल रहा था, फिर हमने सारे देशों से बात की, फिर इस व्यक्ति ने एफर्ट मारा, और फ्रांस G7 का मेंबर है, बहुत शक्तिशाली देश है, इसने भारत का पक्ष रखा, और देखिए 2 दिन के अंदर कोवैक्सीन को अप्रूवल मिल गया कि कोवैक्सीन लगवाए हुए लोग भी यूरोप में जा सकते हैं। तो बड़े लोगों के साथ हमारी दोस्ती रहेगी तो उसका फायदा हमें हर जगह मिलता है। ये इनमें आप देखो, फ्रांस हो गया, US हो गया, UK हो गया, ये 3 तो यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। इनके साथ अगर हमारा अच्छा संबंध रहेगा तो हम जो स्थायी सीट की बात करते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट सीट मिले, तो ये लोग हमारा समर्थन करेंगे। तो हमारा हित है ये। हम बड़े लोगों के साथ क्यों बैठते, अपनी बात क्यों रखते हैं? जापान के साथ हमारे अच्छे संबंध है। जापान इस समय भारत को सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। भारत में जैसे हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं कि अहमदाबाद से चलेगी मुंबई, कौन पैसा दिया? जापान की जीका ने दिया। हमने बात किया कि एक डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बन रहा है वेस्टर्न एरिया पे, जिसमें हमारी ट्रेन जो है बड़ी तेजी से चलेंगी और उसमें माल गाड़ियां ही चलेंगी। कौन फंड कर रहा है? जापान फंड कर रहा है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट की बात है, कौन फंड कर रहा है? जापान फंड कर रहा है। यूनाइटेड किंगडम ब्रेक्सिट से अलग हो चुका है, अब हमें इसके साथ दोस्ती बहुत अच्छे से बढ़ानी है, क्योंकि हमें
यूके में अलग से व्यापार चाहिए, यूएस में जो बिडेन साहब आए हैं इनके साथ हमें व्यक्तिगत संबंध बनाने ही है। तो मोदी में ये काबिलियत तो है कि भले देश में कभी कोई दिक्कत हो भी जाए नहीं हो जाए, इंटरनेशनल लेवल पे उस जैसा करिश्माई लीडर नहीं है। वो सबसे अपनी बात रखता है, सबसे अपनी बात मनवा भी लेता है। ठीक है, इतनी सारी बात भारत ने एज अ इनवाइटी कह दी, बाकी लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया ये सब चुपचाप आके बैठ के चले गए। लेकिन भारत में देखिए, जैसे कहते हैं ना कि शो शो की शान चुरा लिया इसने। इन लोग आए थे परमानेंट मेंबर बैठ के, लेकिन भारत ने सबका, कहते हैं ना शो स्टीलर कहा जाता है कि, या स्टेज स्टीलर कहा जाता है कि स्टेज में गया और सबकी ओर अपना ध्यान आकर्षित कर लिया। तो हमारे हमारे इंटरेस्ट है, हमारे इंटरेस्ट इन सबके साथ, इसलिए हम यहाँ पे इतना ज्यादा एंगेज रहते हैं। क्लियर हो रही बात आप लोग सभी को? Yes, sir. जीएस पेपर जो जीएस मेंस में पेपर 2 है इंटरनेशनल रिलेशंस, उसका ये पार्ट है। और ये सब इकोनॉमी में भी जाएगा, ये सब आपका जो बायलैटरल रिलेशन है उसमें भी जाएगा। और जैसा कि मैंने बोला कि दुनिया की 30%, दुनिया की सॉरी मोर देन 50% जो इनकम है वो इनके पास है, दुनिया की 30% आबादी इनके पास रहती है। बहुत बड़े लोग हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग हैं ये, और इनके साथ हमारे हित तो है ही है। ये सब इसमें लिखा हुआ है और आप लोग इसको देख लेना। और अभी जब कोविड-19 पेंडेमिक आया है, भारत बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है, तो अगर हमारे इनके साथ अच्छे संबंध रहेंगे, हमारे इन G7 कंट्रीज के साथ अच्छे संबंध रहेंगे ना, तो हम इस पेंडेमिक में भी उभर जाएंगे। क्योंकि अभी हमने भले पेटेंट वेवर की बात की कि वैक्सीन का पेटेंट वेवर कर दिया जाए, इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी खुद भारत ही होगा। हम अपने देश के हर एक लोगों को वैक्सीन लगवा पाएंगे, क्योंकि अभी जो वैक्सीन है वो महंगी है, क्योंकि उसमें जो पेटेंट है, जिस कंपनी ने उसमें पैसा खर्च किया है, जिसमें रिसर्च पे पैसा लगाया है, वो अपना मुनाफा भी निकाल रहा है। तो भले वो वैक्सीन अभी मान लो केंद्र सरकार को 150 रुपए मिल रही है, तो अगर पेटेंट वेवर हट गया तो शायद वही वैक्सीन 10 रुपए या 20 रुपए मिल जाए उनको प्रति डोज, जो भी हम 150 रुपए पे कर रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, G20 में तो भारत है मेंबर, और G20 में तो भारत की अच्छी साख है। इसमें G20 में G7 लोग भी हैं और बाकी और भी देश है, मतलब G20 में डेवलप्ड नेशन भी है और डेवलपिंग नेशन भी है, इसमें तो हमारी अच्छी साख है ही है। लेकिन G7 जब अपनी बात रखते हैं तो फिर उसका रुतबा अलग होता है। और चाइना तो बौखला गया, भारत की सारी बात मानी गई, तो चाइना से पूछा गया, भाई ये G7 की जो बैठक हुई है इसके बारे में आप क्या कहते हो? तो चाइना ने क्या कहा, ये छोटे छोटे जो समूह है ना, 7 देशों के 8 देशों के, ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन उसकी फ्रस्ट्रेशन आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, उसने एक जो पेंटिंग, विंची साहब ने एक पेंटिंग बनाई थी, द लास्ट सफर। उस पेंटिंग में उसने जो किरदार है उन सबका चेहरा अलग अलग कर दिया। भारत को उसने दिखाया कि हाथी के रूप में, अमेरिका को उसने दिखाया बाज के रूप में। तो ये उसका फ्रस्ट्रेशन है कि वो देख रहा है कि यार हम भारत को डराना चाह रहे हैं और भारत तो G7 के साथ बैठा हुआ है ना। तो ये उसका फ्रस्ट्रेशन है कि उसने ऐसी बेहुदा हरकत की थी। वो जो द लास्ट सफर वाली पेंटिंग को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी, मैंने बताया है पिछला। तो चाइना बहुत फ्रस्ट्रेटेड, चाइना भारत को दबाना चाहता है, और भारत है कि जितना आप दबाते हो उतना उतनी डबल रफ्तार से हम फिर से खड़े हो जाते हैं। तो हमारे लिए G7 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने जनवरी 2021 में G7 को लेकर ये बात उठी थी कि G7 में क्या होने वाला है, और जून में G7 में क्या हुआ, हमने सब इसको जैसे कहते हैं कि प्रिसाइसली सबको कवर कर लिया। तो आज को G7 के लेकर कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ लो। रिप्लाई करिए।